चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होते हैं ना। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होता है, या फिर हम बोले कि वेक्टर फॉर्म में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखा था, डोले रो अपॉन डेल टी एंड प्लस नेबुला ऑफ रो एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और इसी का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो क्या था हम लोग का, दिस इज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज रो ऑफ यू डेल अपॉन डेल वाई एंड दिस इज रो वी एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड एंड रो डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमने लास्ट क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने बात किया था आपसे। ठीक है ना। अब इसमें कुछ केस बन जाते हैं कि मान लेते हैं कि अगर फ्लूइड क्या हो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। केस वन अगर हम बात करें, यहाँ से आपको नोट कीजिएगा कि इफ फ्लूइड फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है ना, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, देन द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल is invariable is invariable with time so that, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो डेल रो अपॉन डेल टी है, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टी है ये डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने पहले बताया था इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अब ये इक्वेशन कैसा होगा दिखने में, जरा देखिए तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स। अब रो तो कांस्टेंट हो गया तो रो तो बाहर निकाल सकते हैं सबसे, दिस इज यू एंड प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो जीरो नहीं होगा, मतलब क्या मेरा जीरो है, दैट इम्प्लाई डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। यानी कि इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, नेबला डॉट रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या फिर यहाँ से, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई नेबला डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज भी आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है ना। पूछा जाता है एग्जाम में इसको, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो तो उस केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा। तो आप ये शो कर सकते हैं, इसी को मैंने एक्सपेंड करके दिया है तो ये आप बना सकते हैं। रो तो कांस्टेंट टर्म हो गया तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, तो ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये वाला आपका जीरो होगा। अच्छा, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, केस टू। इसका केस टू क्या है, उसी को एक्सपेंड करते हुए चलेंगे आप लोग। केस टू, केस टू क्या होता है कि सेंस, हम लोग क्या जानते हैं कि नेबला डॉट रो डॉट क्यू वेक्टर ये किसके इक्वल होता है, तो नेबला रो नेबला क्यू वेक्टर और प्लस नेबला रो क्यू वेक्टर, ये कैसे हो रहा है। तो ये वेक्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें था कि अगर नेबला एंड एफ बी वेक्टर अगर हो, एफ इंटू बी वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेबला एफ बी वेक्टर एंड प्लस प्लस एफ नेबला डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा यहाँ पे एफ रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या होगा, एफ की जगह पे रो नेबला बी वेक्टर यानी ये वाला टर्म, और इसके लिए नेबला एफ बी वेक्टर। ये सारे वेक्टर वेक्टर एनालिसिस का चीज़ है यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशंस था, जो मैंने ऊपर लिखा बनाया था कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल रो अपन डेल टी, तो उसका कुछ इक्वेशन नंबरिंग होगा। देयर फोर बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से बात कर रहे हैं, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने बनाया ये, तो ये नेबला डॉट रो क्यू वेक्टर की जगह पे हम ये चीज पुट कर सकते हैं, ये वाले चीज को पुट कर सकते हैं, यानी कि बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो भी इक्वेशन हो आप इक्वेशन नंबरिंग से देखे, कंटिन्यूटी लास्ट क्लास में जो भी कंटिन्यूटी इक्वेशन नंबरिंग दिए थे इक्वेशन का, डेल रो अपन डेल टी प्लस ये वाला चीज लिख सकते हैं किसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे ये
नेबला रो क्यू वेक्टर की जगह पे, तो नेबला रो क्यू वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज रो डेल, या फिर नेबला क्यू वेक्टर एंड प्लस नेबला रो एंड दिस इज क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, इसका मतलब हमने अभी पढ़ के आए, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज डी रो है यहाँ पे ना, रो रो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज डी रो अपॉन डी टी एंड प्लस नेबला डॉट रो डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे लिखे सर ये, क्योंकि डी अपॉन डी टी बोले या फिर हम इसको बोले डी अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल होता है, तो डेल अपॉन डेल टी के, वो मेटेरियल डेरिवेटिव, और लोकल डेरिवेटिव, ये लोकल डेरिवेटिव, ये है क्या आपका मेटेरियल डेरिवेटिव, एंड प्लस क्या था ये चीज, हम्म, ऐसे लिखते थे हम लोग, जैसे रो, है ना, हाँ रो ही है ना, दिस इज रो ए नेबला, और यहाँ पे जो भी फंक्शन आप बिठा सकते हैं, क्यू वेक्टर या जो भी बिठाए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों मिलके, ये चीज मिलके ये क्या बना दिया, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव, सॉरी मटेरियल डेरिवेटिव प्लस नेबला डॉट रो डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, दैट इम्प्लाई, ये सब प्रूफ करने के लिए आता है कि ये चीज प्रूफ कीजिए, तो फिर वहां पे हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज डी एल एन रो या फिर लॉग रो अपॉन डी टी एंड प्लस नेबला डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया ये, अब देखिए इसको अगर एक्सपेंड करें जरा, जस्ट ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, डी लॉग रो अपॉन डी टी, तो ऐसे में डी लॉग रो अपॉन डी रो क्या हो गया, ये 1 अपॉन रो, एंड दिस इज डी रो अपॉन डी टी एंड प्लस ये है आपका क्या, दिस इज नेबला क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसको रो से डिवाइड करें बोथ साइड, तो डे रो अपॉन डी टी प्लस नेबला रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो यही टर्म आ गया, ये वाला टर्म। इसी टर्म को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, तो ये केस 2 हो गया इस तरह से। अच्छा, अगर केस 3 की बात करें, अगर हम केस 3 की बात करें, अगर फ्लो क्या हो, इफ एसटीडी फ्लो, एग्जाम में ध्यान रखना है कि लास्ट में वो ऐड कर देगा 1 मार्क्स के लिए, कि अगर एसटीडी फ्लो हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस टाइप से होंगे, तो फॉर एसटीडी, इफ एसटीडी, 2 बार हो गया ना, स्टेडी स्टेट फ्लो, दिस इज स्टेडी स्टेट फ्लो, तो रो जो होता है मेरा, दिस इज रो ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यहाँ पे क्या होता है कि रो जो होता है ना, दैट इज रो इज टाइम इंडिपेंडेंट, मैंने सब ये डेफिनेशन लिखा दिया आप लोग को, जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे वैसे डेफिनेशन लिखाते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी, अब ये इंडिपेंडेंट हो गया टाइम से, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर इक्वेशन इज डेल रो अपॉन डेल टी, टाइम से तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, प्लस रो और सॉरी नेबला रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जो 0, अब ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी कि नेबला रो क्यू वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको ये भी मेरा क्या है, यहाँ से ये नहीं निकलेगा, ये एक्स वाई जेड पे वेरिएबल है, इससे बाहर नहीं निकलेगा ये, तो ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है, स्टेडी फ्लो की बात कर रहा है या फिर बात कर रहा है हमसे यहाँ पे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो उस हिसाब से 2 कंडीशन दिखाएंगे हम लोग को। तो ये क्या हम लोग का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट फ्लो इन वेक्टर फॉर्म में है, ये ध्यान रखना है, दिस इज वेक्टर फॉर्म। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब इसी इक्वेशंस को फिर एक तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स को लेके प्रूफ करने के लिए, जैसे इसको तो वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने प्रूफ किया, एग्जाम में देखिएगा उसमें ऑलरेडी मेंशन कर देता है कि कार्टिजन फॉर्म में लेके इसको प्रूफ करना है, तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फिर वही इक्वेशन प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स, वो वेक्टर फॉर्म में प्रूफ किया था हमने, इसको कार्टिजन फॉर्म में इसको प्रूफ करेंगे, सेम ही इक्वेशन, एग्जाम में जैसे पूछे वैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एक हमने क्या लिया, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड,
और इसमें मैंने एक पैरेललोपाइप बना लेते हैं। ये सब फ्लूइड के अंदर ही कंसीडर किया जा रहा है ना। पैरेललोपाइप हमने बना लिया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं हल्का, एंड इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है। और इसका कुछ फेस का हमने नाम दिया, जैसे कि दिस इज पी एंड क्यू एंड दिस इज आर एंड एस। ये फेस है, ये पी क्यू आर एस, ये वाला फेस। और इस फेस का मैंने नाम दिया, दिस इज पी डैश एंड क्यू डैश एंड दिस इज आर डैश एंड एस डैश। ये दो फेस हो गए इसके। ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये मतलब पी से पी डैश वाला जो एज है इसका, उस एज को हमने एक्स वाले को लिया, दिस इज डेल एक्स। और वाई के एलोंग जो है उसको हमने लिया है, दिस इज डेल वाई। और ये जो है मेरा, दिस इज डेल जेड है। ऐसे मैंने लिया है, पैरेललोपाइप ने अज्यूम किया है। अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खुद से बनाइएगा, हम इसको अभी बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इतना पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट लाइन में नहीं लिखना है, अपने हिसाब से इसको बना के लिखिएगा। लेट देयर बी अ देयर बी अ फ्लूइड पार्टिकल at p point, this is x y and z, and rho x comma y comma z comma t be the density. This is density of the fluid at p, fluid at p at any time t, and let u comma v comma w be the velocity component, be the velocity component at p, parallel to the parallel to the rectangular coordinates rectangular coordinates। ये सारा मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हम बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सेस कंस्ट्रक्ट पैरेललोपाइप्ड, कंस्ट्रक्ट स्मॉल parallelopipe parallelopiped with ages del x del y एंड del z। इस सारे फ्लूइड के अंदर ही एजम्पशन किया जा रहा है, जस्ट और कुछ नहीं। del z ऑफ लेंथ लेंथ parallel to parallel to their respective respective coordinates coordinates having p at one of the angular points as shown in the figure। देखिए ध्यान रहे, फिर से बता रहे हैं इस चीज को। देखिए हम इसको ऐसे एज्यूम किए कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि यहाँ से जो फ्लूइड मेरा एंटर कर रहा है इस फेस से, तो ये पैरेललोपाइड एज्यूम करने का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ से जो भी फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से उतना ही फ्लूइड इधर से बाहर से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ से फ्लूइड कितना एंटर हुआ एंड यहाँ से फ्लूइड कितना बाहर गया, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, एक साथ कर लेंगे हम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का यही तो फॉर्मेट है। जैसे देखिए आगे इसको करते हैं एक्सप्लेन कि देन वी हैव देन वी हैव मास mass of the fluid that that passes in through THR, which is through the face PQRS फेस से जो फ्लूइड पास कर रहा है। बहुत बुक में देखिएगा इसको फेस वन दे देगा
एंड इसको फेस अगर 2 बोल देते हैं। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बस बता दीजिएगा कि फेस ए जो मेरा है वो क्या है, PQRS, फेस 2 मेरा क्या है। तो यहाँ से जो फ्लूइड एंटर करेगा वो क्या होगा, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या है, दिस इज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसका जो भी एरिया है, इसका एरिया क्या हो सकता है, इस फेस का एरिया, ये है आपका डेल वाई और ये है आपका डेल जेड। तो इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज डेल वाई इंटू डेल जेड। मैंने देखा था रो, रो क्या था, एरिया था, एंड क्या था, वेलोसिटी था, मतलब वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रो डेंसिटी हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया होगा दिस इज डेल वाई और डेल जेड, इसका एरिया यही होगा ना, इसका एरिया डेल वाई इंटू डेल जेड। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, तो मैंने वेलोसिटी लिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में वेलोसिटी यू वी और डब्ल्यू, तो मैंने इसका वेलोसिटी क्या लिया, यू लिया है, तो ये क्या हो जाएगा यू, और ये क्या हो जाएगा आपका पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये फ्लूइड इंटर कर रहा है कौन से फेस से, फेस PQRS से। इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज, मान लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देयरफॉर मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड passes throughout throughout the opposite phase, अपोजिट फेस। अब इससे इतना से तो ये इन किया, कितना इन किया वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब कितना बाहर जा रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, P डैश Q डैश R डैश S डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई कॉमा जेड। ऐसा क्यों, देखिए ये जो फ्लूइड का मैंने जो पासिंग लिया है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, वो तो वाई में भी होगा और जेड में भी होगा, तो हमने सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी कंपोनेंट की, एक्स एक्सिस के लॉन्ग की कंपोनेंट की। तो अगर मान लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये किसके लिए है, ये सिर्फ इस फेस के लिए, इस फेस पे। लेकिन जब ये डेल एक्स ट्रेवल कर गया आगे, तो उसको डेल एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो इस फेस का अपने, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा आपका डेल वाई इंटू डेल जेड, सेम ही होगा। लेकिन ये जो एक्स होगा वो एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब हम इस फेस पे देख रहे हैं फ्लूइड का, इस फेस से कितना पास कर रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरा डेल एक्स वाला, जो डिस्टेंस, ये डेल एक्स वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से आगे की तरफ ये वाला डिस्टेंस से यहाँ से पास कर रहा है ये फ्लूइड, इस वाले फेस से, अब इस वाले फेस से पास कर रहा है। तो अगर उसको मैंने लिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई कॉमा जेड, तो ये क्या रहेगा, दिस इज एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस डेल एक्स है। ये हो गया मेरा। अच्छा, पर यूनिट टाइम भी होगा ये भी, पर यूनिट टाइम में जो फ्लूइड यहाँ से थ्रो आउट होगा पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब देखिए ये बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन के हिसाब से देखिए एक्स में ही सिर्फ चेंजेस हो रहा है, वाई और जेड में हमने कंसिडर ही नहीं किया है। वैसे होगा तो सब में, लेकिन हमको थ्योरम एक प्रूफ करना है, तो हम लोग पहले एक्स मिलेंगे, फिर वाई मिलेंगे, फिर जेड मिलेंगे, सब क्या लेगा। तो इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और प्लस डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और बाकी टर्म तो लेंगे नहीं, बाकी वाई और जेड में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम के हिसाब से इसको मैंने एक्सपेंड किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये तो मैंने देखा कि कितना एंटर किया और कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब मास कितना एंटर किया और मास कितना मतलब बाहर गया। अब नेट गेन कितना हो जाएगा, देयरफॉर देयर नेट गेन, नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम, per unit time within the element rectangular parallelopiped parallelopiped due to flow through the face PQRS and P dash Q dash R dash S dash by using 1 and 2 मान लेते हैं इससे इससे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कितना फ्लो इंटर किया है और फ्लो कितना आउट हुआ है, बाहर कितना गया, फ्लो आउट कितना हुआ, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये चीज। अब ये चीज फ्लो ये इंटर किया,
ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और बाहर मतलब आउट कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स कोमा मतलब ये वाला टर्म। तो नेट गेन इसमें कितना होगा, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वो नेट गेन चला आएगा। तो नेट गेन मेरा क्या हो जाएगा, 1 and 2 के हिसाब से बोल सकते हैं हम इसको, मास दैट इंटर्स इन द पैरेललोपाइप्ड, mass that is equal to mass that enters in through, इसको पूरा कंप्लीट लिख देते हैं नेक्स्ट वाले में, अगर आप ये लिख सकते हैं फेस 1 एंड फेस 2, थ्रू द फेस पी क्यू आर एस, माइनस कर लेंगे इसको किस में, मास दैट लीव्स थ्रू द फेस, थ्रू द फेस, कौन से फेस से थ्रू बाहर निकल रहा है, पी क्यू डैश आर डैश एस डैश। तो इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि एफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और माइनस कर लेंगे इसमें से इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जितना ये इंटर किया हुआ फ्लूइड है और ये बाहर निकला हुआ फ्लूइड है, तो इंटर किया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे बाहर जो निकल गया, तो जो नेट गेन है वो पैरेलल पाइप के अंदर वो मिल जाएगा मुझे। एंड प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, अच्छा यहाँ पे क्या है, दिस इज डो एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड प्लस डैश डैश। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज डो एक्स, दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अच्छा आगे भी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वो सब लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि डेल एक्स बहुत ही छोटा है, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाई दिस इज माइनस डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एंड रो यू डेल वाई डेल जेड, कैसे, इक्वेशन 1 में मैंने बताया एफ ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब का इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माइनस, दिस इज डो एक्स डो वाई डो जेड एंड दिस इज डेल रो यू अपॉन डेल एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मास कितना इन हुआ, मास कितना आउट हुआ, माइनस कर देंगे टोटल गेन निकल जाएगा। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने देखा है, उसी तरह से सिमिलरली द नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम विदिन द एलिमेंट विदिन विदिन द एलिमेंट ड्यू टू फ्लो थ्रू थ्रू द फेसेस, कौन कौन से फेसेस से, पी पी डैश एस एस डैश से, ये तो इस फेस से, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, देखिए ये इस फेस से कितना एंटर किया और इस फेस से कितना बाहर निकला। और वैसे भी अगर इस फेस की बात करें, ये वाले फेस से मतलब पी पी डैश एस एस डैश और आर क्यू आर डैश आर क्यू डैश, फिर नीचे वाला फेस ले लेंगे पी क्यू और पी डैश क्यू डैश और फिर आर एस आर डैश आर डैश, इस फेस से कितना एंटर किया कितना आउट किया, उसको सिमिलरली के हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे वो चीज अभी देखने को मिल जाएगा। पी पी डैश एस एस डैश एंड उसकी ऑपोजिट में कौन सा था, दिस इज क्यू क्यू डैश एंड आर आर डैश, एंड इसको इस एंड से दिखाते हैं पी पी डैश एंड क्यू क्यू डैश एंड एस एस डैश आर आर डैश रेस्पेक्टिवली। देखिए जरा ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में देखा था तो ये चीज आया था मेरा एक्स वाई जेड तो सब में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, डेल रो यू, यू क्या था हमारा, यू था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, है ना, उसी तरह से अगर ये क्या है वाई के अलॉन्ग है और ये क्या है जेड के अलॉन्ग है, बस और कुछ नहीं करना, सिमिलरली करके इसको लिख दे तो माइनस डो एक्स डो वाई डो जेड एंड डेल रो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या लेते हैं हम लोग, y एक्सिस के corresponding v, and this is del y and minus dou x dou y dou z and del rho uv w upon del z, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ये तो हुआ टोटल मास गेन कितना हुआ इसके अंदर, इसके अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर टोटल मास गेन कितना हुआ, ये चीज मैंने देखा फ्लो इन और फ्लो आउट के हिसाब से इस पैरेललोपाइप में टोटल कितना मास गेन हुआ, टोटल कितना मास गेन हुआ, तो एक काम कीजिए सर, टोटल को आप ऐसे लिख लीजिए, देयरफॉर द टोटल रेट ऑफ मास फ्लो
into the elementary parallel piped is equal to माइनस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एंड इसको ऐड करेंगे तो डेल रो यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल रो वी अपॉन डेल वाई एंड डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। इसको इक्वेशन नंबर छोड़ देते हैं। तो मैंने क्या देखा सबसे पहले फेस वन से, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने देखा यहाँ पे क्या कि फेस वन से, यहाँ पे एक पिक्चर फिर से बना देते हैं थोड़ा सा ऑफ करके। देखिए ये फेस वन से कितना फ्लूइड एंटर किया और कितना फ्लूइड बाहर निकला मेरा। फिर फेस टू से ये वन से और टू से, फिर थ्री से फोर से कितना बाहर निकला, फिर इस डायरेक्शन से मतलब सामने वाले से ये कितना एंटर किया और फिर इससे बाहर कितना निकला है। मैंने देख के टोटल गेन फोर्स जो है मेरा एक्स वाई और जेड के तीनों एक्सिस के अलॉन्ग में वो मेरा ये है। अच्छा, अब अगेन अगर हम इस फॉर्मेट से अगर हम निकालें, अगेन द मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड within the chosen element at time t, वो क्या हम लोग देख सकते हैं एट टाइम t, सॉरी, इज इक्वल टू, देखिए रो इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। अच्छा, मास, टोटल मास हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई वॉल्यूम है, ये कोई मेरा एरिया है, कोई भी सरफेस है। इस सरफेस का अगर हम टोटल में मास अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, यानी कि रो इंटू वी हो जाएगा, रो इंटू वी इज इक्वल टू मास टोटल निकल जाएगा इसका। तो जनरली अगर हम इसका मास देखें तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, रो से डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिए, उसका डेल एक्स था, डेल वाई था, डेल जेड था। इसको इक्वेशन नंबर हम अभी नहीं, जो टोटल रेट निकालना पड़ेगा, ये तो टोटल निकला एट टाइम टी पे, अगर इसका रेट निकालने अगर हम, क्योंकि ये रेट है ना, पर यूनिट टाइम पे है ना, तो इसको पर यूनिट टाइम पे अगर हम देखें तो देयरफॉर द टोटल रेट ऑफ मास इंक्रीज इंक्रीज विद इन द एलिमेंट विद इन द एलिमेंट क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी से कर देंगे तो पर यूनिट टाइम पे निकल जाएगा। दिस इज रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, यानी कि इसको बोल सकते हैं दिस इज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एंड डेल रो अपॉन डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर 7। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितना टोटल मास गेन हुआ है सेम उतना ही मास क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं, सपोज दैट, अच्छा सिंक और सोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। सपोज दैट द chosen रीजन बाउंडेड बाय द बाउंडेड by the elementary elementary parallel piped of the fluid contains neither source nor sink। नाइदर सोर्स नॉर सिंक का मतलब ये है कि मतलब इसमें एक्सटर्नल कहीं और से फ्लूइड इंटर नहीं कर रहा है ना, वही तीन फेज से हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं सिंक। मैंने बताया था कि कोई पाइप हो, यहाँ से अगर ये लीक कर जाए और ये क्या है, दिस इज द सिंक हो रहा है यहाँ से, और कोई पाइप है यहाँ से, कोई वाटर यहाँ से इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या है आपका सोर्स है। तो ऐसा ये इस पैरेलल पाइप में कहीं नहीं है, हमने ऐसा एज्यूम करके चला है, ना कोई सोर्स है ना कहीं सिंक्स है। देन बाई देन बाई लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा ये, ऑफ द फ्लूइड, law of conservation of mass, law of conservation of the fluid mass, the rate, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे चला आ रहा है, द रेट ऑफ
इंक्रीज, आप चाहें तो इतना तक लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट को और आगे नहीं कर सकते, करना चाहें तो नहीं कर सकते। इंक्रीज ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड, of the fluid within the element, within the element must be equal to, must be equal to the rate of mass flowing, 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 flowing into the element। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट को खत्म कर सकते हैं, देन बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड मास, यहाँ तक। ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया जो मैंने लिखा था, इनटू द एलिमेंट, जैसे लास्ट क्लास में इसका लिखा था मैंने, एलिमेंट। हेंस बस फ्रॉम 6 and 7 क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं दिस इज डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, एंड दिस इज डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। अब यहाँ से ये तो सब कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल, यानी कि हम बोल सकते हैं डेल रो अपॉन डेल टी, और इसको इधर लेके आ जाते हैं प्लस, ये क्या हो जाएगा, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स, डेल रो वी अपॉन डेल वाई एंड डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन था कंटिन्यूटी का। फिर इसमें ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में जब बोल दे पहले से ही, तो फिर हम लोग इसको प्रीफर करेंगे कि हाँ कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में हो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल रो यू अपन डेल। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए अगर, तो कैसे कर सकते हैं एक्सपेंड इसको, डब्ल्यू, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं रो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो इसको, ये तो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आगे की तरफ। तो ऐसे हो सकता है, दैट इम्प्लाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस, अच्छा यू इंटू वी, क्योंकि ध्यान रहे ये रो क्या है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कांस्टेंट नहीं है ये, है ना, कांस्टेंट नहीं है ये। जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर हम इसको रो को बाहर करें, दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यू को बाहर करें तो डेल रो अपॉन डेल एक्स, प्लस रो को बाहर करें तो डेल वी अपॉन डेल वाई, ये वी है ना, और प्लस वी को बाहर करें तो डेल रो अपॉन डेल वाई, प्लस डब्ल्यू को बाहर करें तो डेल रो अपॉन डेल जेड, और जेड सॉरी रो को बाहर करें तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और इससे लिख सकते हैं, दिस इज डेल अपॉन डेल टी, रो वाले को एक साथ करके, तो ये रो है इसमें, इसमें भी रो है, इसमें भी इसमें रो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज यू डेल अपॉन डेल एक्स एंड वी डेल अपॉन डेल वाई और प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर क्या रख सकते हैं, दिस इज द रो, और यहाँ से रो को अगर बाहर कर ले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला चीज देखिए ना, मटेरियल डेरिवेटिव दिख रहा है ना, ये वाला चीज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द डी रो अपॉन डी टी, दैट इज डी रो अपॉन डी टी, दिस इज मटेरियल डेरिवेटिव, ध्यान रहे, डी रो अपॉन डी टी, ये पूरा टर्म आ गया इसमें, एंड प्लस रो इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये तो है कंटिन्यूटी इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड, which is the required equation of continuity, continuity in Cartesian, Cartesian coordinates, coordinates, and it holds at all points of the fluid, fluid क्या, फ्री फ्रॉम, ये वाला वर्ड लिख सकते हैं, फ्री फ्रॉम सोर्स एंड सिंक, सिंक ये है। अब इसी में आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर फ्लूइड क्या हो, कॉम्प्रेसिबल हो जाए, इनकॉम्प्रेसिबल हो जाए, तो डेल रो अपन डेल टी क्या हो जाएगा, 0, और जब ये 0 हो गया तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, केस में अगर हम बोल सकते हैं, कोई भी केस पूछ सकता है आपसे, इफ जैसे लास्ट ईयर में ही पूछा है, इफ द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल हो तो रो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट,
अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं डेल रो अपन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, खत्म। ये तो जीरो नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दिस इज डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, इस पे कुछ सम है, उसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ, जैसे कि 1 सेकेंड, कुछ क्वेश्चन अगर है तो। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये एक सम है इसके ऊपर। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि if the velocity of an incompressible incompressible fluid at that time, at that, या फिर at the point x comma y comma z is given by, इस इनकॉम्प्रेसिबल बोले ना, is given by, this is 3xz upon r5 and 3yz upon r5 and this is 3z square minus r square upon r5। इसका ऑलरेडी आप लोग स्ट्रीम लाइन में भी इसका क्वेश्चन किए हुए हैं। एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर, देन शेविंग डॉक्यूमेंट, देन प्रूव दैट द लिक्विड मोशन, ये वाला चीज को थोड़ा सा फोकस करना है। लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, लिक्विड मोशन इज पॉसिबल का मतलब क्या होगा कि लिक्विड मोशन में है, लिक्विड मोशन इज पॉसिबल एंड दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल, दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल अच्छा, ये वेलोसिटी पोटेंशियल पोटेंशियल फाइंड करना हम लोग सीखे हुए थे वेक्टर एनालिसिस में, फिर भी हम यहाँ पे एक बार बोल देंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल इज जेड अपॉन आर क्यूब, और फर्दर बोल रहा है इसमें, फर्दर डिटरमाइन द डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइंस, ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज पे फोकस करना है, हमें मेन फोकस यहाँ पे करना है कि लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, लिक्विड मोशन इज पॉसिबल मतलब लिक्विड जो है वो मोशन में है, मोशन में इसका मतलब क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। कोई भी एग्जाम में अगर ऐसा बोले कि लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, देन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना है, बात खत्म हो गया मेरा। अच्छा, तो पहले एक पार्ट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। लिक्विड, यहाँ पे इस पर लिख देते हैं, फर्स्ट है क्वेश्चन, लिक्विड मोशन is possible, liquid motion is possible if this fluid satisfy if this fluid satisfy continuity equation, continuity equation मतलब डेल रो अपॉन डेल टी एंड प्लस नेबला रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर ये सेटिस्फाई करता है देन हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है हियर। अच्छा, ये भी बात बोला गया है कि द फ्लूइड इज एयर, द फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब डेल रो अपन डेल टी क्या हो गया, इनकॉम्प्रेसिबल। सो रो इज कांस्टेंट, रो इज क्या हो जाएगा, दिस इज रो इज कांस्टेंट, रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, सबसे इंडिपेंडेंट। तो डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, इसको 1 दे देते हैं। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज रो डॉट, अच्छा रो नेबुला रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज रो तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगर सेटिस्फाई करता है मेरा इस गिवन जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर ये पॉसिबल मोशन है। तो देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज, इसको कैसे लिख सकते हैं, नेबुला का मतलब क्या होता है, नेबुला का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, दैट इम्प्लाई शेविंग डॉक्यूमेंट, दैट इम्प्लाई ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप एंड प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एंड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड।
है ना। एंड ये क्या है आपका क्यू वेक्टर, मतलब क्या है क्यू वेक्टर आपका, हम लोग जानते हैं दिस इज यू आई प्लस वी जे एंड प्लस डब्ल्यू के वेक्टर। एंड अब ये इक्वल टू जीरो अगर हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर तो मतलब है सही, सेटिस्फाई करेगा, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई, या फिर ऐसे कर लीजिए देयर फोर करके, क्योंकि यही तो इज इक्वल टू जीरो दिखाना है हमें। यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ये जीरो आ गया तो पॉसिबल मोशन, नहीं तो नहीं है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई डेल यू का मतलब 3xz अपॉन आर टू द पावर 5 एंड अपॉन डेल एक्स, और प्लस डेल वी का मतलब क्या, डेल 3yz अपॉन आर टू द पावर 5 अपॉन डेल वाई एंड प्लस डब्ल्यू का मतलब है 3z² माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 5 अपॉन डेल जेड। ये जीरो हो गया तो फिर मतलब हो गया, मेरा काम बन जाएगा। अगर जीरो नहीं होता है तो फिर ये इक्वेशन मेरा कंटे पॉसिबल मोशन नहीं होगा। अच्छा, इक्वेशन मैंने दिया है इसको वन, और कुछ इक्वेशन नंबर दिए हैं क्या, इसको टू बोल देते हैं। अब यहाँ से एक एक को सेटिस्फाई करके ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे लंबा चला जाएगा ये। देयरफॉर देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर टू इज क्या है, डेल 3xz अपॉन आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं, अच्छा अपॉन डेल एक्स, दिस इज डेल एक्स। अच्छा, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ध्यान रहे, क्योंकि आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा नहीं समझना है कि आर मेरा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हम जेड और एक्स इंडिपेंडेंट है, इसको एक्स और आर टू द पावर 5 में इसको कर लेते हैं। तो पहले हम 3z आर टू द पावर 5 को अगर बाहर करें, 3z आर टू द पावर 5 को, तो डेल एक्स अपन डेल एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब आर टू दी पावर 5 को नीचे से अगर अलग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी, आर टू दी पावर 5 को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स को बाहर रखते हैं, तो ये 3xz इसको बाहर रखते हैं। देखिए ध्यान रहे, 3z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर, इसमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव होगा x का और आर टू दी पावर 5 का, u इंटू वी, यू क्या है मेरा x और v क्या है मेरा, वन अपन आर टू दी पावर 5। तो यहाँ पे हमने वन अपन आर टू दी पावर 5 को बाहर निकाला, और x को डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आगे क्या वन, 3z तो ऐसे बाहर था। इस तरह से यहाँ पे भी 3z बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब x को बाहर रखते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसको, वन अपॉन डेल वन अपॉन आर टू द पावर 5 अपॉन एक्स को। थोड़ा सा इधर रफ भी दिखा देते हैं, इसको डेरिवेटिव करना पार्शियली, यानी कि डेल ऑफ वन अपॉन आर टू द पावर 5 अपॉन डेल एक्स इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको अगर डेरिवेटिव किया जाए तो क्या निकलेगा, बहुत ही सिंपल, यानी कि डेल आर टू द पावर -5 अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल आर टू द पावर 5 - 5 क्या हो जाएगा, एन, सॉरी विद एन एक्स टू द पावर n - 1 - 6। अच्छा, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू, है ना, आर टू द पावर 5 एन एक्स टू द पावर n - 1 एंड, अच्छा ये आपसे ले लेते हैं, दिस इज 2r डेल आर इज इक्वल टू 2x डेल एक्स, यानी कि ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको उधर लिखे हैं, दिस इज x अपॉन आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x अपॉन आर, यानी कि एन एक्स टू द पावर n - 1, है ना। तो -5x अपॉन आर टू द पावर क्या हो जाएगा ये, एन एक्स टू द पावर n - 1, ये तो नीचे आएगा ना, माइनस है तो नीचे आएगा प्लस एक्स अपॉन आर, ठीक है, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर, ठीक है, आर टू द पावर 7 होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, आर टू द पावर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5x अपॉन आर टू द पावर 7। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 3z अपॉन आर टू द पावर 5 और -15z x² अपॉन आर टू द पावर 7। आई होप ये आना चाहिए, 15x² z आर टू द पावर 7। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अच्छा, सेकेंड टर्म लिख लेते हैं अब। अच्छा, सेकेंड टर्म भी देखिए सेम जैसा ही, देखिए 3xz अपन आर टू द पावर, यहाँ पे क्या है 3yz अपन आर टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली सेकेंड टर्म, या फिर आप इसको दिखा भी सकते हैं, सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन टू इज, इसको लिख सकते हैं डेल डेल
ये आपका डेल अपॉन डेल वाई, ये क्या था, 3 YZ अपॉन R⁵ तो कैसे आता देखिए, तो 3Z/R⁵, तो ये तो ठीक है, 3Z/R⁵ माइनस, इसमें ZX था तो ZX आया था, इधर अगर YZ है तो क्या आ जाएगा, ZY का स्क्वायर अपॉन R⁵ मैंने सिमिलरली करके इसको लिख दिया, Y² Z × R⁵ होगा, अच्छा सॉरी R⁵ होगा यहाँ पे 5, R⁵ अब थर्ड टर्म को तो अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड टर्म में कुछ दिया हुआ नहीं है हम लोगों को, तो इसका थर्ड टर्म क्या होगा, देयरफॉर, थोड़ा लंबा कुछ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। नाउ एंड थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 2, थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 इज, टू ही इक्वेशन है ना, ये वाले इक्वेशन का थर्ड टर्म ले, इन सबको ऐड करेंगे फाइनली, अगर ये जीरो आ गया तो मोशन क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो पॉसिबल मोशन होता है। थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, दिस इज डेल ऑफ 3Z² माइनस R² अपॉन क्या है, दिस इज सॉरी, ये है आपका 3Z² अपॉन R⁵ ये था, एंड अपॉन डेल Z, ध्यान रहे अब ये कांस्टेंट नहीं है ना, अब ये दोनों के लिए हमें करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको U/V के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, U/V के रेस्पेक्ट में मतलब ये हो गया मेरा नीचे वाला V, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज R⁻10 सबसे पहले, एंड R⁵ को बाहर रखते हैं तो Z के रेस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6Z एंड माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2R, दिस इज डेल R अपॉन डेल Z, ठीक है ना, ये आपका U, दिस इज U एंड दिस इज V, दिस इज U, दिस इज V, तो V², एंड इसके बाद मैंने V को बाहर रखा और U को डिफरेंशिएट किया और माइनस का साइन देते हैं, फिर इसको बाहर करेंगे, U को बाहर रखेंगे 3Z² माइनस R² और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5R⁴ एंड दिस इज डेल R अपॉन डेल Z, बस और कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा आपका, दिस इज R⁵, दिस इज 6Z माइनस 2R, इसे हो जाएगा 2Z/R। अच्छा साइड में इसको दिखा दीजिएगा आप लोग, एंड अभी हम बता देते हैं कैसे दिखाना, 3Z² R² एंड 5R⁴ इंटू Z/R, ये कैसे हो रहा है वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे शो कर देते हैं परफेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि R² टू क्या होता है, R² X² प्लस Y² एंड प्लस Z², देयरफॉर 2R डेल R इज इक्वल टू 2Z डेल Z, यानी कि R डेल R इज इक्वल टू Z डेल Z, यानी कि डेल R अपॉन डेल Z इज इक्वल टू Z अपॉन R, इसको सिंस करके लास्ट साइड में दिखा दीजिएगा, है ना, सिंस करके, या फिर पहले में ही आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये चीज हो गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, यानी कि अभी इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, ये R से ये R कैंसिल, तो 6Z में से 2Z जाएगा तो कितना बचेगा, 4Z बचेगा, 4Z। अच्छा R⁵ है ना, यहाँ पे तो 3 है तो कोई बात नहीं, R⁵ से हम R⁵ को कैंसिल करते हैं तो R⁵ ये वाला टर्म मिल गया मुझे, एंड माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 15, और Z है, ये Z और ये Z मिल गया, क्या हो जाएगा Z³ एंड बाई, ये हो जाएगा आपका R⁵, यहाँ से ये तो R³ 3 बार में कैंसिल हो गया, बाई 10 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो R⁵ हो जाएगा ये, दिस इज R⁵, और माइनस हो गया ये प्लस, और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 5Z, तो पहले 5Z लिख देते हैं, यहाँ पे R², यहाँ पे R³ यानी कि R⁵ और नीचे है R⁻10, यानी कि बचेगा क्या, दिस इज R⁵। अब इसको देखा जाए तो 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9Z अपॉन R⁵ माइनस 15Z³ R⁻7, ये आया इक्वेशन नंबर कितना, कितने तक चल रहा था, 4 और 5। अब इन सारे को पुट कीजिए, सारे को पुट करके देखिए ये जीरो हो रहा है कि नहीं। नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कितना नंबर इक्वेशन है ये, 2 2 3 4 5, नाउ फ्रॉम 2 3 4 एंड 5, डेल U अपॉन डेल X, डेल V अपॉन डेल Y एंड डेल W अपॉन डेल Z इज इक्वल टू 3Z अपॉन R⁵ माइनस 15X² Z अपॉन
r⁴ इसके लिए आया था 3z अपॉन r⁵ एंड माइनस 15y² z अपॉन r⁴ और इसके लिए क्या आ गया, दिस इज 9z अपॉन r⁵ माइनस 15z³ अपॉन r⁴ अब ये जीरो हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। जीरो हो रहा है, देखते जरा। अच्छा 15z 3z r5 3z r5 कितना हो गया 6 और 9 15, हाँ ठीक है 15z r⁵ अच्छा इसको देखें r⁴ r⁴ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो एक काम करते हैं 15z तो सब में है r⁴ सब में है, तो 15z r⁴ बाहर कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x² यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस बाहर कर लिया है y² मिलेगा, और यहाँ से z मैंने बाहर किया से क्लियर मिलेगा z² मिलेगा, यानी कि क्या हो गया, दिस इज 15z अपॉन r⁵ माइनस 15z अपॉन r⁴ और ये क्या हो जाएगा, दिस इज r², क्योंकि सिंस r² इज इक्वल टू x² प्लस y² एंड प्लस z², तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज 15z अपॉन r⁵ माइनस 15z अपॉन r⁵ मतलब क्या, जीरो, एज यहाँ पे लिख देंगे एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी holds, therefore hence the motion is possible, motion is possible। ये काम हो गया, ये एक पार्ट हुआ। अब हमें देखना है कि वेलोसिटी पोटेंशियल इसका क्या होगा, और वो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही बोला है कि इसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो वेलोसिटी पोटेंशियल कितना होगा, z/r³ होगा। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, वैसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देगा, बस एक चीज देगा आपको, ये लिक्विड मोशन पॉसिबल है या नहीं है। मैंने इसमें एक में ही सब कुछ ले लिया कि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है, याद कीजिएगा जब हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे तो उसमें था कि किसी को वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका जो कर्ल वेक्टर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कर्ल वेक्टर क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि वेलोसिटी पोटेंशियल, आप ये देखिए इस सारे एक साथ क्वेश्चन है इसमें, वेलोसिटी पोटेंशियल इसके लिए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, कि क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जो होता है ये डेल माइनस डेल फाई वेक्टर, ये जो फाई होता है ग्रेड फाई या फिर डेल फाई, यही क्या है ना वेलोसिटी पोटेंशियल। तो फर्स्ट पहले क्या, फर्स्ट वी चेक, वी चेक वेलोसिटी पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर डेल क्रॉस नेबुला क्रॉस क्यू वेक्टर अगर जीरो वेक्टर होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ इसका वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेट इफ पॉसिबल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस नेबुला फाइव, मैंने एज्यूम कर लिया कि उसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा ये ग्रेड फाइव होगा, यानी कि क्या, दिस इज यू आई प्लस वी जे एंड प्लस डब्ल्यू के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं दिस इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल फाई फिर से प्लस, दिस इज माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड एंड दिस इज के कैप। अगर बोथ साइड इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू एंड डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वी एंड डेल फाई जो माइनस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा सारे के वैल्यू मालूम है हम लोग को तो उसको पुट कर देते हैं, दैट इम्प्लाई माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 3xz अपॉन r⁵ एंड माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वी का वैल्यू मिलते हैं 3yz अपॉन एंड माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है 3z² माइनस r⁵ अपॉन r⁵। यहाँ से हम लोग को वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड, थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वो चीज़ मालूम चल जाएगा। इसको कितना नंबर इक्वेशन दिया जाए, कितना नंबर तो हो गया है देखे जरा, इक्वेशन 5 तक में भी हो गया है, जस्ट 1 सेकेंड, 5 तक हो गया तो इसको बोल देते हैं दिस इज 6
6, ये 5 फाइंड करना है, वही वेलोसिटी पोटेंशियल है। एंड दिस इज 8, 6 7 8। तो इसको, अच्छा थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन वेलोसिटी पोटेंशियल का नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, बट इसको इसके साथ है तो कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग 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 इक्वेशन नंबर 6, ये जो मेरा है इक्वेशन नंबर 6, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा मुझे, 5 = इंटीग्रेशन क्या, 3xz/r⁵, 3xz/r⁵ dx एंड प्लस f(y, z). आप लोग को याद होगा हल्का सा भी, तो हमने बताया था अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो f(y, z) का फंक्शन मिलेगा मुझे, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3z, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 3z तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि r और x क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका x का फंक्शन है, दिस इज x, ठीक है। x dx/r⁵ प्लस f(y, z). अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, कैसे, देखिए x² क्या होता है, दिस इज डेल एक्स भी यूज कर लीजिए, डेल एक्स, x r² दिस इज x² प्लस y² एंड प्लस z², तो क्या हो जाएगा, 2r डेल r = 2x डेल एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ये r डेल r x डेल एक्स, तो x डेल एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज r डेल r लिख सकते हैं -3z एंड इंटीग्रेशन ऑफ r डेल r/r⁵ प्लस f(y, z), यानी कि ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई -3z, और ये हो जाएगा r⁴, और r⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, r r⁻1 + 1 यानी कि बाई 3, ऐसा कुछ माइनस एक आएगा, 3r⁻3, 3 ना, हाँ ये 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, मतलब प्लस f(y, z), मतलब ये फाई क्या निकल गया, z/r³ प्लस f(y, z). अच्छा, ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 8 9 ये f(y, z) को हमें कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, ये फंक्शन ऑफ y z है, तो इसको कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, ये फाई निकल के आया मेरा ये वाला, लेकिन फाई मुझे दिखाना था z/r³। अब क्या करते हैं हम लोग, किसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट, थोड़ा लंबा जाएगा ये, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली बोल सकते हैं हम y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, del φ/del y इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ध्यान रहे r y का फंक्शन है, z नहीं है, अलग बात है, -3r⁻⁻4 del r/del y एंड y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, प्लस del f/del y, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दिस इज del f/del y, यहाँ तो इसका वैल्यू तो मालूम है हम लोग को ऑलरेडी पहले से, क्या, -3yz/r⁵ यहाँ पे, ये तो लिखे ना, दिस इज del φ/del y, 3yz/r⁵, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, वेक्टर एनालिसिस में खूब सारा किए हैं, मुझे याद है, आप चाहें तो एक बार नोट्स देख लीजिए। ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका y/r, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 -3, और y और z, ये r⁵ को नीचे कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x r² = x² + y² प्लस z² यानी 2r del r = 2y del y, के रिस्पेक्ट में परसेंटेज 2 से 2 कैंसिल, del r/del y इज इक्वल टू y/r, तो y/r⁵ पहले से था, r⁴ पहले से का, और एक नीचे 5, दिस इज प्लस del f/del y। आप साइड में इसको नोट बनाते चलेंगे, 3yz ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि del f(y) del f(y) इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, ये क्या मिलेगा, दिस इज z, तो ये मिलेगा f(z) सॉरी, f(z), फिर इसको प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, फिर से इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे,
या फिर अब एफ जी जेड मिल गया ना, अगेन हाँ जेड के रिस्पेक्ट में अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे अगेन पार्शियली डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियली रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं दिस इज जी डैश जेड है ना, जी डैश जेड। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ये फाइव में जो हम लोग का, ये फाइव में पुट करने के बाद यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नहीं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि अब जो मेरा फाइव है वो फाइव कैसा आ गया, फाइव जो है मेरा, एक सेकेंड चाहिए, हाँ फाइव जो है मेरा जेड अपॉन आर क्यूब, जेड अपॉन आर क्यूब, और एफ ऑफ वाई जेड नहीं, अब सिर्फ क्या होगा, दिस इज जी ऑफ जेड। अब इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे अगेन, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो जब जेड करेंगे तो क्या डेल एफ आई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ध्यान रहे ये जेड का फंक्शन है, तो इसको वन अपन आर क्यूब को बाहर करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, एंड प्लस प्लस लेकिन माइनस आएगा क्योंकि आर क्यूब को करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये तो नीचे में ये हो जाएगा आपका थ्री जेड आर टू दी पावर माइनस फोर, एंड दिस इज जेड अपॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर करेंगे तो डेल आर अपन डेल जेड आएगा, डेल जेड डेल आर अपन डेल जेड का वैल्यू क्या होता है जेड अपन आर, जैसे ऊपर में किए, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा दिस इज जी डैश जेड। अच्छा डेल फाइव अपन डेल जेड मेरे पास पहले से है, वो क्या है, वो है मेरे पास कहाँ गया वो, डेल फाइव पर जो है क्या, हाँ बिल्कुल डेल फाइव अपॉन डेल जेड तो है, देखिए यहाँ पे है डेल फाइव अपॉन डेल थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर टू द पावर फाइव अपॉन आर टू द पावर आर क्यूब अपॉन बाई फाइव, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है दिस इज माइनस ऑफ थ्री जेड स्क्वायर आर टू द पावर फाइव एंड प्लस वन अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन आर क्यूब, एंड इसको लिख सकते हैं थ्री जेड स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर फाइव प्लस जी डैश जेड, ये आर क्यूब से कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि जी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जी जेड इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, यानी कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल था मेरा वो क्या हो गया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 था ना, फाई इज इक्वल टू जेड अपॉन आर क्यूब प्लस सी, अब वहां पे तो बोला था कि फाई जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो कितना है, जेड अपॉन आर क्यूब है, तो सी को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, देयरफॉर आवर assumption is valid, hence velocity potential exist, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या है फाई इज इक्वल टू जेड आर क्यूब, नेग्लेक्ट कांस्टेंट टर्म, या कांस्टेंट टर्म जीरो ले सकते हैं मेरी मर्जी, कांस्टेंट टर्म, तो ये वेलोसिटी पर। अच्छा इसका स्ट्रीम लाइन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन इसका, क्योंकि लास्ट क्लास में इसका स्ट्रीम लाइन मैंने ऑलरेडी इसको प्रूफ करा दिए स्ट्रीम लाइन क्या होगा इस, तो ये काम आप लोग कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना दिखाएंगे। आज इतना ही हम रहने देते हैं, चलिए थैंक यू।